चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 है दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इंपॉर्टेंट ही होंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग देखिएगा। करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, मतलब कहाँ थी, यही सवाल है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, उरैयूर। उरैयूर जो है चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल राज्य जो है मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडल कहलाता था। चोल राज्य जो था मध्यकाल के आरंभ की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, तो चोल मंडल कहलाता था। क्लियर हो गए। तथा पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था। किधर था? पांड्य राज्य का क्षेत्र जो था उसके पूर्वोत्तर में स्थित था चोल राज्य। समझ गए। अब आगे और जानिए। करिकाल। करिकाल ने उरैयूर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो आपसे सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि करिकाल जो था वो जो है चोल साम्राज्य की राजधानी कहां बनाया? तो उरैयूर बनाया। अब उरैयूर जो है अभी वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है पता है? वो जाना जाता है तिरुचिरापल्ली। चिर्रापल्ली बोला जाता है। तो तिरुचिरापल्ली जो है ये उरैयूर का वर्तमान नाम है ना। और याद रखिएगा करिकल ने क्या किया? चोल साम्राज्य का राजधानी बनाया था। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए और इसके बारे में जानते हैं। उरैयूर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर मतलब तिरुचिरापल्ली जो अभी वर्तमान में है वो जान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। समझ गए। तो चोल साम्राज्य के लिए सूती वस्त्र के लिए ये प्रसिद्ध था उस समय, ये जान लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसका विवरण जो है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। अब बात करते हैं कि चोल साम्राज्य की बात हो रही है और उरैयूर जो जगह स्थान है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी बात कि चोल साम्राज्य की राजधानी है उरैयूर, जो कि उरैयूर का वर्तमान में नाम क्या है? तिरुचिरापल्ली है। समझ गए। और सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस है, भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि चोल राज्य जो है मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडल कहलाता था, ये भी जान गए। पांड्या राज्य के कौन से क्षेत्र की तरफ था? पूर्वोत्तर में स्थित था। समझ गए। चोल साम्राज्य ये भी जान गए, इतना भी जान गए। लेकिन इसका जानकारी कहाँ मिलता है, इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। किसमें? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। अब बात करते हैं कि कालांतर में चोल जो है चोल शासकों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। मतलब अपने शासन काल के समय में ही क्या हुआ कि फिर तंजौर जो जगह था उस जगह को यह राजधानी बनाए थे। कौन? चोल शासक। तो चोल शासक की राजधानी तंजौर भी थी और आपका उरैयूर था भी। क्लियर हो गए। लेकिन उरैयूर जो था राजधानी वो करिकाल के समय में था, करिकाल ने बनाया था, जो कि तिरुचिरापल्ली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि राजधानी कब से कब होगा। जैसे उरैयूर से तंजौर क्यों हो गया, इसकी वजह क्या थी, तो ये भी आज इसमें क्लियर होगा। तो आगे सवाल का जवाब देते हैं। सवाल का जवाब दीजिए। तो आगे देखिए चोल साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो चोल साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करें ना तो विजयाल था। कौन किया था? विजयाल ने किया था चोल साम्राज्य की स्थापना। अब चलिए जानते हैं। देखिए सन 850 ईस्वी की बात हो रही है, सन 850 ईस्वी की बात हो रही है। तो सन 850 में विजयाल ने कांची के पल्लवों को जो है पराजित करके चोल साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। तो आप समझ जाइए कि किसको हराया था? कांची के जो है पल्लव लोग को पराजित कर दिया था। कौन पराजित किया था? विजयाल किया था। और विजयाल ने पराजित कर दिया था पल्लवों को, तो किसकी स्थापना की? तो चोल साम्राज्य की स्थापना की सन 850 ईस्वी में। क्लियर हो गए। देखिए अब विजयाल ने क्या किया, विजयाल की बात करते हैं। तो विजयाल ने मतलब वह पहले क्या किया, पल्लवों के ही सामंत था। कौन? विजयाल। विजयाल जो था पल्लवों के ही सामंत माना जाता था, पल्लवों के ही अधीन माना जाता था, ये जान लीजिए। सामंत वही होता है समकालीन हो गए, सामंत हो गए, तो याद रखिए। पांड्यों की शक्तिहीनता का जो है लाभ उठाकर तंजौर पर जो है अधिकार कर लिया। तो कौन अधिकार कर लिया? विजयाल ने। और विजयाल उसका फायदा उठाया, लाभ उठा के क्या किया कि तंजौर पर अधिकार कर लिया। कौन कर लिया? विजयाल ने। और विजयाल ने जब अधिकार कर लिया तंजौर पर, तो तंजौर पर अधिकार करके क्या किया? कब्जा कर लिया और वहां पे चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये हो गया क्लियर। और जानते हैं अधिकार कर लिया और क्या किया? नरकेशरी की उपाधि धारण की।
तो विजयाल ने क्या किया, नरकेसरी का उपाधि धारण कर लिया था और तंजौर पर कब्जा करके क्या किया, राजधानी बना दिया, चोल साम्राज्य की स्थापना कर दिया और जो जीता उसके बाद वो अपने आप को नरकेसरी का उपाधि ले लिया। क्लियर हो गए। और जानते हैं और क्या किया इसने, तो इसने कौन, विजयाल ने, इसने लगभग 21 वर्ष तक जो है शासन किया। अब देखिए इसने कौन, विजयाल ने, विजयाल मतलब चोल साम्राज्य का शासक, आप जानते हैं। तो विजयाल ने क्या किया कि लगभग 21 वर्ष तक जो है शासन किया था। कितने वर्ष तक शासन किया, विजयाल ने 21 वर्ष तक शासन किया था। अब कब से कब तक पूछेगा आपसे कि विजयाल का शासनकाल था, माना जाता है तो 850 से लेके 871 तक जो है शासन बताया जाता है। ठीक है, विजयाल का मतलब चोल शासक जो था उसका। तो इतने से इतने अंतराल को 21 वर्ष हो गए थे, तो 21 वर्ष तक शासन किया था। क्लियर, आगे चलते हैं और जानते हैं क्या बात है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं निशुंभ शुद्धनी नाम ही है, निशुंभ शुद्धनी जो नाम है, निशुंभ शुद्धनी देवी का मंदिर बनवाया। तो किसका मंदिर बनवाया, निशुंभ शुद्धनी देवी का मंदिर बनवाया। कौन बनवाया, विजयाल। विजयाल कौन था, चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, स्थापना किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उरैयूर जो था, उरैयूर क्या था, उरैयूर भी राजधानी था चोल का, है ना, चोल का राजधानी था उरैयूर। लेकिन क्या कि उरैयूर के स्थान पर क्या किया, तंजौर को अपनी राज्य की राजधानी बनाया। तो यहाँ पे मैंने बोलने में थोड़ा दिक्कत कर दिया, मैनेज कीजिएगा। विजयाल ने क्या किया कि उरैयूर को हटाकर या उरैयूर के स्थान पर तंजौर जो है अपनी राजधानी बना लिया। कौन बनाया, चोल शासक विजयाल ने। ठीक है, ये हो गया। और जो तंजौर है तंजावुर के नाम से जाना जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम एक जगह था, याद रखिए, को जो एक समय में सिलोन, मतलब सिलोन जो वर्तमान में श्रीलंका है, याद रखिएगा, की राजधानी था, जो कि नष्ट कर दिया था। कौन किया था नष्ट, तो याद रखिएगा कौन राजा नष्ट कर दिया था, तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, राजा राज प्रथम ने नष्ट कर दिया था। राजा राज प्रथम एक नौसेना के साथ जो है सिंहल द्वीप या सिलोन, सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था और सिलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सिंहल द्वीप या सिलोन की ओर जो है अग्रसर हुआ मतलब आगे की ओर बढ़ गया था। तो सिंहल द्वीप कहिए या सिलोन, एक ही है, जो कि वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। समझ गए। तो क्या किया कि राजा राज प्रथम जो थे वो नौसेना के साथ आगे की ओर बढ़े, उस द्वीप पर कब्जा करने की ओर बढ़ गए। कहाँ, कौन सी द्वीप, तो सिलोन पे, मतलब सिंहल द्वीप पे पहुंच गए। सिंहल द्वीप का ये या सिलोन की ओर जो है अग्रसर हो गए, आगे बढ़ गए। समझ गए, आगे बढ़ गए मतलब कि कब्जा होगा ही, लड़ाई होगा ही। चलिए, राजा राज प्रथम के साथ युद्ध में सिंहल का जो नरेश थे, सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को जो है पराजित हुआ। किसके साथ हुआ, राजा राज प्रथम के साथ। और कहाँ के राजा लड़े, तो सिंहल नरेश महेंद्र पंचम के साथ हुआ लड़ाई। तो इसमें कौन जीता, तो राजा राज प्रथम जीता, और हारे कौन, तो सिंहल नरेश महेंद्र पंचम हार गए थे, पराजित हुए थे, याद रखिएगा। अब जानते हैं, तो ये श्रीलंका के हो गए ना, मतलब सिलोन के भी राजा हो गए ना, सिंहल द्वीप जो कहते हैं सिलोन के भी राजा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और सवाल क्या बना, तो चोल सेना ने क्या किया कि अनुराधापुरम को जो है ध्वस्त कर दिया। किसे ध्वस्त कर दिया, अनुराधापुरम को ध्वस्त कर दिया, तथा सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर जो है अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। ठीक है, अब यहां तक समझ जाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो समझिए चोल सेना ने क्या किया, मतलब राजा प्रथम ने क्या किया, डायरेक्ट सवाल ये भी बन सकता है। तो चोल सेना ने क्या किया, अनुराधापुरम को जो है ध्वस्त कर दिया मतलब बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, जो कि किसकी राजधानी थी, सिलोन की राजधानी थी। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं सिंहल द्वीप की राजधानी थी, सिंहल की राजधानी थी, समझ गए, जिसे ध्वस्त कर दिया। और सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर जो है क्या कर लिया, अधिकार करके मतलब अधिकार कर लिया, और चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया, मुमीज चोल मंडलम नाम दिया। जहां पे ये नया प्रांत बनाया, कौन, चोल साम्राज्य ने, जहां पे जीता था, जो उत्तरी भाग का जो अधिकार किया था, सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग को, उसका नया नाम क्या पड़ा, जब चोल साम्राज्य जीते तो उसे मुमीड चोल मंडलम नाम दिया। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे और सवाल देखते हैं। तो राजा राज जो प्रथम थे, राजा राज ने जो चोल शासक थे, पूरा नाम है, ठीक है, अनुराधापुरम के स्थान पर क्या किए, जो अनुराधापुरम को नष्ट किए थे, वहां पे क्या किया, कौन, राजा राज प्रथम ने क्या किए, पोलन
को जो है अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए नया प्रांत बनाया, उसका नाम क्या था? मुमिड चोल मंडलम। जो देख रहे हैं पोलोन रुबा जो देख रहे हैं उसे अपनी राजधानी बनाया, और किसके स्थान पे? अनुराधापुरम के स्थान पर की जगह पे पोलन रुबा स्थान का नाम दिया और फिर राजधानी बना लेता है। कौन? राजा राज प्रथम ने। इसका नाम क्या करता है फिर कि इसका नाम जो है जयनाथ मंडलम रखा गया। जो अनुराधापुरम के स्थान पे जो पोलन रुबा को राजधानी बनाया, बाद में क्या होता है कि इसका नाम जयनाथ मंडलम रख दिया। फिर जयनाथ मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी जान लीजिए, ये भी पूछ देता है कि और किस नाम से जाना जाता है, तो जयनाथ मंडलम। नष्ट किया, उसी जगह पे स्थान बना दिया, उसी जगह पे राजधानी बना दी, जो कि जयनाथ मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। और उसी का पहले नाम रखा गया था पोलन रुबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनुराधापुरम के स्थान पर पोलोन रुबा को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम जो है जयनाथ मंडलम रख दिया। ये तो अब सिंपल है, जानते थे। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, तो जानिए चोलों के अधीन जो है ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होता है? तो और किसी से नहीं, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मेरु से प्राप्त होता है। ग्राम प्रशासन थे, गांव के जो प्रशासन होते थे, उसके विवरण जो है कौन से शिलालेख से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर मेरु से प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं। तो सुनिए, बात करते हैं कि चोल के अधीन जो है ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की जो है कार्यकारिणी समितियों की जो है कार्यप्रणाली का विस्तार या विस्तृत विवरण जो है उत्तर मेरु के लेखों से मिलता है। किससे मिलता है? उत्तर मेरु के लेखों से मिलता है। तो चोल के अधीन जो है ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की जो है कार्यकारिणी समितियों की जो है कार्यप्रणाली का जो है क्या हुआ? विस्तृत विवरण हुआ है, याद रखिएगा। अब विवरण जो है कहां से मिला है? उत्तर मेरु के लेखों से मिलता है। हो गए, कहां से मिलता है? उत्तर मेरु लेखों से मिलता है। तो चोल शासन अपने कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। अब स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध था चोल शासन। याद रखिए, चोल का जो शासन था वो स्थानीय जो प्रशासन थे, स्थानीय मतलब आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि कुशल रूप से चलाते थे। ये जान गए। यहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक सभा होती थी। तो मतलब ये बनाया गया था कि भाई हर प्रत्येक ग्राम की, मतलब गांव की जो ग्राम सभा होती थी, वहां एक सभा होगी, मतलब ग्राम सभा होगी। ये इंपॉर्टेंट था। जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रणों से जो है मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक जो है स्वतःशाही ग्रामीण शासन का जो है संचालन करती थी। कि केंद्रीय नियंत्रणों, जो केंद्रीय मतलब सेंट्रल, मतलब जो हाई लेवल राजा महाराजा जो दरबार है, वहां पे आप जो नियंत्रणों से मुक्त रहते हुए, मुक्त हैं आप, इसका नहीं है कि जबरदस्ती है कि आपको वहां जाना है, नहीं, मुक्त हैं। मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक स्वतःशाही ग्रामीण शासन का जो है संचालन करती थी। स्वतंत्र रह के, समझ गए, अच्छे से कहा जाता था। स्वतःशाही, खुद से ग्रामीण जो शासन था उसका संचालन कर सकती थी। एक सभा बनती थी उसी में, तो अच्छे से चलता था, बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ था। फिर पांचवा क्वेश्चन, समझ गए? तो चलिए जानते हैं पांचवा क्वेश्चन। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? बताइएगा, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी, राजा राज प्रथम ने ही की थी। और सही बात है, जितने भी द्वीप हों, श्रीलंका के द्वीप हों, मालदीव हों, इस सब चीजों पे जो है राजा राज प्रथम ने कब्जा किया था। क्योंकि ये राजा राज प्रथम का ही था ना कि बाहरी क्षेत्र तक, मतलब देश विदेश कहिए, जो अभी वर्तमान में हम लोग कहते हैं, उस जगह पे भी अपना कब्जा करके एक नया प्रांत बनाए और अपने नाम का प्रांत बनाए। ये सिद्धांत था, समझ गए, राजा प्रथम का। तो ये ज्यादातर अपने दरबार से ज्यादा बाहरी क्षेत्र में लड़ते थे, बाहरी आसपास के पड़ोसियों को कब्जा करने में रहते थे, समझ गए। तो द्वीपों पे ज्यादा ये इनको इंटरेस्ट था राजा राज प्रथम का। चलिए आप जानते हैं इसमें क्या सवाल बनते हैं। देखिए, राजा राज प्रथम से बहुत सवाल बनता है जो कि समझने की चीज है। तो चलिए जानते हैं आगे। तो चलिए जानते हैं, क्या जानते हैं? राजा राज प्रथम ने मालदीव पर, मतलब मालदीव के द्वीपों पर, मालदीव के जितने द्वीप थे, द्वीपों पर क्या किया? विजय प्राप्त की थी। समझ गए? मालदीव पे तो किया ही, मालदीव के द्वीपों पर, मतलब मालदीव में जो द्वीप है उस पे ही कब्जा कर दिया था। अब जानते हैं, और विजय प्राप्त की थी कौन किया था? राजा राज प्रथम ने किया था, ये आप जानते हैं। आगे बात करते हैं, तो राजा राज प्रथम ने क्या किया था? देखिए ऊपर क्वेश्चन मैंने मालदीव के द्वीपों पर जो विजय की बात करते हैं, तो राजा राज प्रथम तो इंटरेस्टेड है ही, जानते हैं। अब राजा राज प्रथम की बात करते हैं, तो राजा राज प्रथम जो है कब से कब तक शासन किए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेट बताया जाता है कि 985 से लेके 1014 ईस्वी तक जो है इनका जो है शासन सत्ता रहा था, ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं कि मालदीव के द्वीपों पर, जितने भी मालदीव में द्वीप थे, द्वीपों पर जो है विजय प्राप्त की थी। कौन किया था? राजा राज प्रथम ने किया था। आप जानते हैं। आगे बात करते हैं, राजा राज प्रथम ने सिंहल प्रदेश, सिंहल द्वीप जो कहते हैं, जिसे सीलोन भी कहा जाता है, जो कि अभी वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जानते हैं, आप जानते ही हैं। तो सिंहल द्वीप पर राजा राज प्रथम ने सिंहल प्रदेश के उत्तरी भागों पर जो है अधिकार कर जगन्नाथ चोल की जो है उपाधि धारण की थी। कि ये उपाधि लिए थे, तो क्या लिए थे? जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण किए थे। कौन किए थे? तो ये किए थे राजा राज प्रथम ने। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंहल प्रदेश या सिंहल द्वीप हो या सिलोन हो, ये सब जो है श्रीलंका को कहा जाता है, ये आप जानते हैं। आगे बात करते हैं, राजा राज प्रथम ने, मतलब इसने कौन? राजा राज प्रथम ने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिव पाद शेखर की जो है उपाधि धारण की थी। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि राजा राज प्रथम की उपाधि के बारे में बताइए, तो कितनी उपाधि आप जानते हैं? तो हम बोलेंगे भाई अभी तो दुइये पढ़े हैं, तो दुइये जानते हैं। कौन कौन? तो एक तो हम जानते हैं जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण किए थे जब सिंहल प्रदेश को जीते थे। ठीक है, कब्जा किए थे, सिंहल प्रदेश के उत्तरी भाग को जीते थे तब। ठीक है, अब शैव धर्म को मानते थे भाई, राजा राज प्रथम जो थे शैव धर्म को मानते थे, मतलब शिव भगवान को मानते थे। तो उसके बाद क्या किया, शिव भगवान को मानते थे ना, तो एक उपाधि और ले लिए थे, शिव पाद शेखर की उपाधि लिए थे। तो शिव पाद शेखर की उपाधि कौन लिया? तो राजा राज प्रथम जी लिए। क्लियर हो गया? प्रथम लिए, याद हो गया होगा, 2 उपाधि याद हो गए। अब चलिए, राजा राज प्रथम ने तंजौर में एक जो है शिव मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब निर्माण करवाया, कराया था, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप शब्द को पेश करते हैं या किस शब्द को आप ग्रहण करते हैं। मैं शब्द को जिस तरह बोलूं, अगर ग्रहण करना चाहते हो करिए, नहीं तो किताब का जो लिखा हुआ वो भी मैं बोल दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजा राज प्रथम ने तंजौर में एक क्या किया, शिव मंदिर का जो है निर्माण करवाया। कौन करवाया? राजा राज प्रथम ने। और करवाया या कराया था, तो उससे पता है उस मंदिर का नाम क्या रखा गया? तो 2 नाम के रूप में जाना जाता है। पहला कि राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से, क्योंकि खुद राजा राज प्रथम ने बनवाया था भाई, तो राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। दूसरा, या इसे राजा राजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शिव मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि शिव मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, शिवलिंग बना हुआ है, भगवान का मंदिर बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेगा कि राजा राज प्रथम ने कौन सी मंदिर बनवाई, तो आप बताइएगा राजा राजेश्वर मंदिर, जिसका एक और नाम से जाना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। तो आपसे बृहदेश्वर मंदिर आ जाए, राजा राजेश्वर मंदिर आ जाए, दोनों का एक ही नाम है। आपसे ये भी कंफ्यूजन के लिए पूछा है कि राजा राजेश्वर का नाम जो है क्या बृहदेश्वर मंदिर है? तो हाँ, यस है। ये सवाल बना है एनटीपीसी में, अब बीपीएससी वाले के लिए 5 ऑप्शन में पूछा हुआ है। अगर नहीं है याद तो पलट के देख लीजिए प्रीवियस ईयर। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले प्रीवियस ईयर, उसके बाद ही कुछ तैयारी। छठे प्रश्न की बात करते हैं, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था, बताइए। तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, कुलोतुंग प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कुलोतुंग प्रथम ने करवाया था। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए, चोल राजा थे जिनका नाम कुलोतुंग प्रथम है। चोल राजा हैं जिनका नाम क्या है? कुलोतुंग प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता, श्रीलंका को किस किस नाम से जाना जाता है? सबसे बड़ा सवाल, सिलोन और सिंहल, दोनों के नाम से जाना जाता है। सिंहल प्रदेश, सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये जान लीजिए। तो श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया था, कौन दिया था? चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने दी, ये जान गए। तथा सिंहल के राजकुमार याद रखिए, सिंहल के राजकुमार वीर पेरुमल, क्या नाम है? वीर पेरुमल के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह करवाया। क्लियर हो गया? किसके साथ विवाह करवाया? वीर पेरुमल के साथ विवाह करवाया था। ये कौन था? तो सिंहल का राजकुमार था। किसने करवाया? तो चोल राजा कुलोतुंग प्रथम ने करवाया। अब इतना जान गए तो एक बात जान लीजिए कि चोल शासक कुलोतुंग का जो है शासन कब से कब तक रहा? तो 1070 से लेके 1122 ईस्वी तक रहा था। ये सत्ते पर रहे, शासक बने रहे, याद रखिएगा। तो 1070 से लेके 1122 तक जो है सत्ता में रहा। इस घटना की जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। तो आपसे पूछे, वीर पेरुमल, जिसे सिंहल के राजा भी कहते हैं, से विवाह करवाया था, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका प्रूफ कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के कौन से? तो महावंश में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ था महावंश, उसमें मिलता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं और चलते हैं। चोल अभिलेख में कुलोतुंग प्रथम को जो है
कुलोत्तुंग प्रथम को जो है क्या कहा गया, यही सवाल है। तो कुलोत्तुंग प्रथम को शुंग मत विरत कहा गया, शुंग मत विरत कहा गया। ऐसे तोड़ के पढ़िए, शुंग मत विरत कहा गया। किसे कहा गया? शुंग मत विरत। बोलिए। तो कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया, थोड़ा कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया। किसमें? तो चोल अभिलेख में। आगे चलते हैं। इसका अर्थ होता है, किसका अर्थ? शुंग मत जो है, मत विरत का जो अर्थ होता है, जो तो इसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। तो करों को हटाने वाला जो था चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि करों को माफ करता था, टैक्स को बहुत माफ कर देता था, अधिकतर को ये माफ ही करता था, समझ गए। और इसीलिए इसे कहा गया है चोल अभिलेख में शुंग मत विरत कहा गया है, समझ गए। आगे बात करते हैं। तो चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल को जो है 1077 ईस्वी में चीन भेजा था, समझ गए। तो 1077, 77 मतलब 77, समझ गए। दूत मंडल को भेजा था, कहां भेजा था? चीन भेजा था। कितने व्यापारी को? 72 व्यापारियों को, एक दूत मंडल को, 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल कहिए भेजा था, चीन भेजा था। और कौन भेजा था? कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था, समझ के याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी मतलब नंदी भगवान, बैल की बात हो रही है, नंदी की एक जो है विशाल मूर्ति स्थित है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बताइएगा। नंदी भगवान मतलब गाय माता शंकर जी का फेवरेट है ना। तो कहाँ? तो ये बृहदेश्वर मंदिर में ही बनाया गया है, जो कि आप देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने बनवाया था, ये भी आप भी जानते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है, राजा राज प्रथम बनवाया कि राजा राज द्वितीय बनवाया। अब बात करते हैं चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट प्रमाण में जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जो राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जो है प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है राजा राज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? राजा राज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राजा राज प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, द्वितीय नहीं, प्रथम। याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि राजा राज प्रथम, या ये भी पूछ सकता है कि राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर जो कहा जाता है वो किसने बनवाया? राजा राज प्रथम ने कि राजा राज द्वितीय ने? तो नहीं, राजा राज प्रथम ने निर्माण करवाया था। क्लियर हो गए। और याद रखिएगा, ये जो तंजौर है वो कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है शैव मंदिर, जिसका नाम राजा राजेश्वर मंदिर है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जाके वहां देख सकते हैं। बनवाया कौन? राजा राज प्रथम था। कौन वंश का था? चोल वंश का था। तो ये भी पूछेगा कि राजा राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को बनाने वाला वंश कौन था? तो चोल वंश था। तो देखिए, मंदिर जो है, मंदिर के बहिर्भाग मतलब बाहरे वाले भाग को बोला जाता है। बहिर्भाग में नंदी की, क्या, किनकी? नंदी मतलब नंदी भगवान, बैल को बोला गया है, शंकर जी का है, याद रखिएगा। तो नंदी की एकाशम विशाल मूर्ति बनी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर के कौन से क्षेत्र में जो है नंदी का मूर्ति बनाया गया है? तो आप बताइएगा, वो मूर्ति जो है बहिर्भाग में बनाया गया है। बहिर्भाग, याद रखिए, बाहर के क्षेत्र में, बाहर बनाया गया है, ठीक है। ये पूछता है, बहुत लोग नहीं ध्यान देते। यह मंदिर जो है द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है, समझ गए। तो द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? राजा राजेश्वर। राजा राजेश्वर का ही मंदिर का नाम बृहदेश्वर मंदिर है, समझ गए। ये कहाँ है? तंजौर में। तंजौर में मतलब वर्तमान में कहाँ? आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजौर में है, जान गए, जिसे तंजावुरु भी बोला जाता है। क्लियर हो गए। जो मंदिर बनाई गई वो द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण माना जाता है। क्लियर हो गए। और बात करते हैं, और क्या है कि यह विश्व में जो है प्रथम और एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। क्लियर हो गए। इस मंदिर को जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर घोषित किया है। कौन सा मंदिर को? तो राजा राजेश्वर मंदिर को, बृहदेश्वर मंदिर को, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इसे यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व धरोहर घोषित कर दिया है।
किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, कदम्ब। कदम्ब जो है वो संगम साहित्य के उल्लेख नहीं माने जाते हैं। क्लियर हो गए? अब चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य से है तो सवाल तो जानते हैं, और इसमें क्या बन सकते हैं ये चलिए। तो प्राचीन संगम काल में जो है संगम ग्रंथों की रचना की गई है। मतलब प्राचीन जो संगम काल में, याद रखिएगा, संगम ग्रंथों की रचना की गई। तो आगे तो जान लीजिए, संगम ग्रंथ भी उस समय हुआ था, संगम काल में ही हुआ था, याद रखिएगा। जिसे संगम साहित्य भी कहा जाता है, मतलब संगम साहित्य कहा गया है। तो जो ग्रंथ है उसे संगम साहित्य भी कहा गया है, क्योंकि संगम काल में हुआ था। ये भी बोल सकते हैं, संगम साहित्य भी कहा गया है, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं अर्थ है। आगे बात करते हैं, इसमें जो है, या देखिए, संगम साहित्य के अनुसार देखें, या संगम काल के अनुसार देखें, या संगम ग्रंथ के अनुसार देखें, या संगम साहित्य जो कहा गया है उसके अनुसार अगर देखें, तो इसमें जो है चोल, चेर, पांड्या राज्यों के जो है उद्भव का विवरण मिलता है। तो संगम ग्रंथ में जो है आप देख रहे हैं, उसमें चोल, चेर और पांड्या राज्यों का उद्भव मिला है, उसका विवरण मिला है संगम काल के समय में, याद रखिएगा। संगम काल हो, ग्रंथ हो, इस सब में चोल, चेर, पांड्या जो राज्य किए हैं, सत्ता किए हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। कैसे, कौन सी कला चली है, कौन सी मंदिर बनी है, सब इसमें संगम ग्रंथ में हुआ है। आगे बात करते हैं, जबकि कदम्ब राजवंश, याद रखिए, कदम्ब राजवंश का जो है संगम साहित्य में जो है उल्लेख नहीं है। समझ गए? तो यही सवाल यहाँ पूछा था ऊपर कि किस राजवंश के विषय में जो है संगम साहित्य में जो है उल्लेख नहीं है। तो देखिए, चोल है, चेर है और पांड्या है, लेकिन कदम्ब राजवंश का नहीं चर्चा है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। संगम साहित्य में जो है प्रेम और राजाओं के प्रशंसा के बारे में बताया गया है। तो समझ गए? तो संगम साहित्य में अगर बात करें तो प्रेम की बात करते हैं। प्रेम और राजाओं की प्रशंसा की बात कही गई है। राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को क्या कहा गया है पता है? आगम, याद रखिएगा। तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को कहा गया है पूरम। जो है संगम काल में पूरम कहा गया है, या संगम साहित्य में कहिए पूरम कहा गया। और राजा के प्रशंसा को क्या कहा गया पता है? आगम कहा गया है, संगम ग्रंथ में या संगम साहित्य में जो चर्चा की गई है। देखिए, इसमें संगम काल बोल दीजिए, संगम ग्रंथ बोल दीजिए, या संगम साहित्य, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संगम काल में ही हुआ है। उसमें ही राजाओं की प्रशंसा की बात करें तो उसे आगम कहा गया है। सामाजिक जीवन की रचनाओं की बात करें तो पूरम कहा गया है। और प्रेम और राजा की प्रशंसा जो है संगम साहित्य में ही किया गया है, तो संगम काल का ही समय का माना जाता है। आगे बात करते हैं, इन्हें मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा गया है। किसे? संगम काल को। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जान लीजिए, संगम, देखिए, काल बोला मतलब संगम साहित्य भी आ गया, ग्रंथ भी आ गया, सब आ गया, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का बात है। तो संगम की बात करते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है जान लीजिए। ठीक है, संगम साहित्य को 3 भागों में, संगम ग्रंथ को 3 भागों में, ये भी जान लीजिए, क्योंकि संगम ग्रंथ को ही संगम साहित्य कहा गया है। जैसे देखिए, जान लीजिए आगे। तो ये जो है पुत्थु पुत्थु पातु नाम ही है, पुत्थु पातु, पुत्थु पातु और इत्थु थौके, इत्थु थौके। और एक है लास्ट, तीसरा नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे बांटा गया है वो है पदिनी किल कन वकु, कन वकु। समझ गए? तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सब आप अपने ढंग से भी उच्चारण कर सकते हैं। मैं अपने ढंग से उच्चारण करके आपको दे रहा हूँ। तो अब याद कैसे होगा इतने टेढ़े शब्द? तो याद करने की आवश्यकता ही क्या है, इसे पढ़ तो लीजिए, याद हो जाएगा। ऑप्शन दिखेगा, ऐसे शब्द, टेढ़े मेढ़े शब्द तो आपको संगम साहित्य में मिलेगा, आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि साउथ इंडिया की तरफ की बात हो रही है। तो 3 भागों में बांटा गया है संगम साहित्य को, जिसमें पहला है पुत्थु पातु, पुत्थु पातु, पुत्थु पातु जो है संगम साहित्य का पहला है, याद रखिएगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नंबर पे इत्थु थौके, इत्थु थौके, थौक देंगे, समझिए, इस तरह से याद कर लीजिए। एक है पदिनी, पदिनी किल कन वक्कू, कन वक्कू, वक्कू होता है, कन वक्कू, ऐसे बोल दीजिए, याद हो गया। तो पदिने करिए, पदिने किल कन वक्कू, याद हुआ कि नहीं? तो आपको किस तरह से अच्छा लगता है ये बताइएगा, उस तरह से मैं बदलाव करता रहूंगा। और मैं जो शब्द को तोड़ मरोड़ कर रहा हूँ सिर्फ आपको याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर उस शब्द में थोड़ी सी उटपटांग अगर बोल रहा हूँ तो समझिए कहीं ना कहीं याद करवाने की मेरी जो है इच्छा है कि आपको याद हो जाए। क्योंकि अगर पता है याद नहीं भी होता है ना, तो ऑप्शन दिखता है ना तो याद आता है, क्योंकि उटपटांग शब्द जो है माइंड में सेट हो जाता है। चलिए, लंबी भाषण हो गई। अब भाषण से पहले 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे?
कौन कर देते थे बताइए? तो वो करते थे चोल वंश। चोल वंश क्या थे कि अपने जीते जी जो है उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ये नियम था चोल वंश का, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है। अब चलिए जानते हैं कि क्या क्यों करते थे और कब करते थे। तो देखिए, चोल काल में राजा जो हैं प्रायः अपने शासन काल में ही युवराज का चुनाव कर देते थे। युवराज मतलब राजा का चुनाव कर देते थे। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना देते थे, मतलब बनाते थे। मतलब उत्तराधिकारी बनता था, रहता है, ये आप जानते हैं। तो उत्तराधिकारी बनता था, ये आप जानते हैं। और सबसे संपन्न चोलों का राज्य था। सबसे संपन्न माना जाता है कि कौन राजा कैसे बनेगा, किस तरह से उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाए कि वो राजा जनता पब्लिक सबको समझे, ये होता था। तो याद रखिए, सबसे संपन्न जो होते थे वो चोलों का राज्य माना जा गया है साउथ इंडिया तरफ संगम साहित्य के अनुसार। ये भी जान लीजिए। बनता है कि चोलकालीन जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। तो हाँ, राजा के अंडर ही चलता था, तो राजतंत्रात्मक था। ठीक है। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है 6 प्रांतों में विभक्त थे। सोचिए, चोल जो साम्राज्य थे 6 प्रांत में खुद बांट दिया गया था। जो राजा होते थे वो 6 प्रांतों में बांट देते थे। किसे? चोल साम्राज्य को। तो 6 प्रांतों में बांटे हैं, विभक्त किए हैं। तो कौन कौन किए हैं? तो प्रांतों में विभक्त था। तो प्रांतों में आगे, तो प्रांत में थे, प्रांत को क्या कर दिया जाता था? मंडल में कर दिया जाता था। तो प्रांत को मंडल में, और मंडल को क्या करते थे? मंडल को कोट्टम में। कोट्टम मतलब कमिश्नरी में होता था। ठीक है, मंडल को कोट्टम में, कमिश्नरी में, और कोट्टम को नाडु मतलब जिले में, एवं प्रत्येक नाडु को कई कुर्मों में जो है मतलब ग्राम समूह में विभक्त किया गया था। समझ गए? ये शासन करने की व्यवस्था को बताया गया है। शासन कैसे करना है, किस तरह से बांटना है, ये सब चोल शासक में किया गया था, चोल वंश में। और चोल वंश में जो किया गया था ना, वो 6 प्रांतों में बांट दिया था, जिसमें बताया गया कि इसके अंडर होते थे, जैसे कि सिंपली आप जानते हैं कैसे हमारा है सेंटर, फिर उसके बाद स्टेट है, उसके बाद हमारा बढ़ता जाता है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता है। तो इसी तरह हो जाता था, है ना? आप जानते हैं। तो उसी तरह उस समय भी बांटा गया था। तो सबसे बड़ा होता था प्रांत को होता था मंडल में, मंडल के अंडर हो गया। अब मंडल को कोट्टम में मतलब कमिश्नरी के अंडर में ऐसे होता था, और कोट्टम को नाडु जिले में, और प्रत्येक नाडु को जो है कई कुर्मों में जो है विभक्त किया गया था। कई कुर्मों मतलब ग्राम समूह में विभक्त किया गया था, छोटे-छोटे ग्राम समूह में, है ना? और वहाँ के ग्राम समूह में ग्राम सभा भी होते थे। जितने ग्राम उतने ग्राम सभा होते थे। समझ गए? तो ये सिंपली था चोल वंश में। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश जो है अपनी 9 सैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था? तो आप जानते हैं चोल के सिवा कोई जो है प्रसिद्ध नहीं था। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि चोल राजाओं ने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया था। क्या आप जानते हैं कि चोल राजाओं के पास जो है बहुत शक्तिशाली सैनिक थे। कौन कौन सैनिक थे आप जानते हैं? तो चोल सैनिकों के पास सबसे शक्तिशाली सैनिक अश्व सैनिक, गज सैनिक, पैदल सैनिक, और उससे सबसे ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण सैनिक, शक्तिशाली सैनिक जो थे 9 सैनिक भी थे। जी याद रखिएगा, 9 सेना इनके पास बहुत ज्यादा था, इसलिए ये सबसे पावरफुल माने जाते थे। हर क्षेत्र में ज्यादातर इनका कब्जा होता था। ये जान गए। अब बात करते हैं, उस समय तो जरूरी नहीं कि अश्व सैनिक का कुछ और नाम होगा, गज सैनिक का कुछ और नाम रखा गया होगा। ठीक है, जैसे नौसेना, तो नौसेना था ही उस समय, उसकी चर्चा अभी कम है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे। तो अश्व सैनिक को जो अश्व सैनिक होते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे कुदरे चे वगर कहा जाता था। गज सैनिक को क्या कहा जाता था? कुंजीर मल्लर कहा जाता था। और पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था चोल शासक के समय में? तो कैकोल लश कहा जाता था। किसे? कैकोलश कहा जाता था। तोड़ के मैंने बता दिया। चलिए, और इसके साथ साथ ही अत्यंत शक्तिशाली क्या था? नौसेना भी था। किसके पास? चोल साम्राज्य के पास। नौसेना के जो होते थे प्रमुख, जो होते थे जिन्हें कप्तान कहते हैं, कप्तान को क्या कहा जाता था चोल वंश में? तो वो कहा जाता था एनआरडी कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा कि नौसेना जो चोल वंश में थी, जो नौसेना थी, और नौसेना का जो हेड होता था, कप्तान होता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे एनआरडी कहा जाता था। क्लियर हो गए? क्या कहा जाता था? एनआरडी कहा जाता था। सेना की अग्र टुकड़ी जो है तुसी, और पिछली टुकड़ी को कुल्ले
कहलाती थी। अगली जो नौसेना जो कहलाता था उसके भी 2 टुकड़ी में बटे हुए थे। एक आगे की टुकड़ी रहती थी, अग्र टुकड़ी होती थी, एक पीछे की टुकड़ी। तो इसे कहा क्या जाता था चोल वंश में, ये इंपॉर्टेंट है ना? तो देख लीजिए, अग्र टुकड़ी मतलब आगे का जो टुकड़ी रहता था नौसेना का, उसे तुसी कहा जाता था चोल वंश में। याद रखिएगा, नौसेना के अग्र टुकड़ी को, और नौसेना का पिछड़ी टुकड़ी को चोल वंश में कहा जाता था कुल्ले। याद रखिएगा। क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे सुनिए, इसमें और लिखा हुआ है कि इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल द्वीप, मालदीप आदि द्वीपों पर जो है विजय प्राप्त किया था। समझ गए? मालदीप या द्वीपों पर विजय प्राप्त किया था। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा पराया महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो पता है, महिलाओं को जो है प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया गया था। क्या दिया गया था? उच्च पद प्रदान किया गया था। तो कौन वंश ऐसा है जो महिलाओं को उच्च पद प्रदान किया? तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य ने। किसने किया? चालुक्य वंश ने। अब चालुक्य वंश ने किया था, चोल में ऐसा कुछ चर्चा नहीं है महिलाओं के महत्व थी, लेकिन पद के लिए महत्व नहीं था उतना। चलिए, तो चालुक्य की है। अब चलिए आगे जानते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, चालुक्यों के शासन काल में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। किसमें? चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश में क्या था? महिलाओं को उच्च पद मिलता था। क्यों मिलता था पता है? क्योंकि उस समय की महिलाएं जो थी सामाजिक राजनीतिक स्थिति के रूप में वो अच्छे तरीके से समझती थी। क्या सवाल, क्वेश्चन क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो देखिए, चालुक्य शासक जो थे क्या थे? विजयादित्य। अब विजयादित्य का अगर समय काल की बात करें तो समय काल का सुन लीजिए, इसमें चर्चा है 696 से लेके 733 ईस्वी तक था। तो 696 मतलब 696 कहिए या 733 ईस्वी कहिए, इतने तक जो है विजयादित्य का शासनकाल रहा था, जो कि चालुक्य शासक थे। अब इन्हीं का विजयादित्य का भाई जो थे, जिनका नाम है चंद्रादित्य, इनकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी, जिनका नाम विजयाल भट्टारिका नाम है। वो क्या किए थे? भट्टारिका जो की थी, विजया भट्टारिका जो थी, उनके द्वारा क्या है लिखवाया गया था ताम्रपत्र पर। ताम्र एक पत्र होते थे, उस पे लिखवाया जाता था। उस पे जो है इनकी पत्नी चंद्रकादित्य की पत्नी जो थी, वो लिखवाई थी ताम्रपत्र पर, कुशल शासन का विवरण प्राप्त की थी। कुशल शासन का विवरण जो है प्राप्त की थी। ये बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन थे? तो चालुक्य वंश का सबसे महानतम अगर शासक बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय था। अब चालुक्य की बात हो रही है, और चालुक्य की बात हो रही है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़े हैं, किसको हराया था जानते हैं? तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। प्रसिद्ध शासक, शक्तिशाली शासक भी बोल सकते हैं, कोई खराब बात नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय का समय काल अगर पूछे आपसे कि कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 609 से लेके 642 ईस्वी तक था। मतलब 609 से लेके 642 ईस्वी तक जो है शासन था किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। अब पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंध रखता था? चालुक्य वंश से। तो ये भी क्लियर आपका हो गया। आगे बात करते हैं कि इसके विषय में, किसके विषय में? पुलकेशिन द्वितीय के विषय में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो है कहाँ मिलेगा? तो ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कृति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। ये इतना तो मैंने पढ़ लिया। अब सुनिए कि पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय का समय काल तो आप जान गए 609 से 642, मतलब 609 से लेकर 642 ईस्वी तक। अब पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश से संबंध रखता था, ये आप जानते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि ये प्रशासनिक जो है देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, शासक माना जाता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके विषय में, किसके विषय में? तो पुलकेशिन द्वितीय के विषय में ऐहोल अभिलेख में जो है उसके समकालीन जो एक कवि थे रवि कृति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा कि रवि कृति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन रहते थे, और समकालीन जब रहते थे उस उन्हीं के द्वारा ही, रवि कृति द्वारा ही लिखी गई थी प्रशस्ति, उसमें जानकारी मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। कौन सा ये अभिलेख था बताइएगा? तो ऐहोल अभिलेख में मिला है। तो ऐहोल अभिलेख में किसकी जानकारी मिली है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। कैसे शासन किया था, कैसे रहता था, वो बात हुई थी। रवि कृति किसके समकालीन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन माने जाते हैं, मतलब चालुक्य वंश के समकालीन माने जाते हैं। दूसरी बात की रवि कृति जो है क्या लिखे? प्रशस्ति की जानकारी दिए थे, ये जान लीजिए। बात खत्म। बात करते हैं उसने, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, याद रखिएगा, श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर क्या किया?
परमेश्वर की उपाधि धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात जो है उसका पुत्र क्या था, सत्याश्रय नाम है। देखिए उपाधि भी वही लिया था, देखिए इसका पुत्र का नाम भी सत्याश्रय है, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, विक्रमादित्य प्रथम के नाम से। तो एक विक्रमादित्य वो था इतिहास में जो कि उपाधि के रूप में जाना जाता है, जो कि मौर्य काल में पढ़े थे, और ये जो है विक्रमादित्य नाम था सत्याश्रय का ही, याद रखिएगा, ठीक है। तो सत्याश्रय जो था वो चालुक्य वंश का शासक बना, ठीक है। कब, पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात, पुलकेशिन द्वितीय के बाद ये ही सत्याश्रय बना था, याद रखिएगा। 13वें प्रश्न की बात अगर करते हैं, 13वां प्रश्न है महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय जो है चोल राज्य का शासक कौन था, बताइएगा। चोल राज्य का शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रथम था। कौन था, राजेंद्र प्रथम था। तो सुनिए, चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल जो है 1012 से लेके 1044 ईस्वी तक रहा था। आगे बात करते हैं, जब उस समय शासनकाल था 1012 से 1044 की बात करते हैं, तो उस समय नॉर्मल बात है कि मोहम्मद गजनवी आ चुका था, है ना। अब वो सोमनाथ पे आक्रमण करता है, ये आप जानते हैं। लेकिन आप सुनिए, तो महमूद गजनवी ने जो है 1025 से लेके 26 ईस्वी में जो है सोमनाथ अभियान किया था। सोमनाथ अभियान मतलब सोमनाथ पे आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इस प्रकार गजनी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय चोल राज्य पर राजेंद्र प्रथम का शासन था, समझ गए। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि जब सोमनाथ पर जब आक्रमण हो रहा था तो चोल वंश कौन था, चोल शासक कौन था उस समय, तो आप बताइएगा वो राजेंद्र प्रथम था। देखिए 14 प्रश्न की बात करते हैं, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर मेरा पिछला जो अध्याय देख रहे होंगे, देखते आ रहे होंगे, तो वो जरूर जानते होंगे। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, करिकाल। और करिकाल का भी इसी चैप्टर में भी पढ़े थे। करिकाल ने जो है बताइए कहाँ राजधानी बनाई थी, उरैयूर, है ना, याद आया होगा। करिकल या कारिकाल एक ही बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी जो थी वो थी पुहार। क्या थी, पुहार, जिसे आधुनिक में कावेरीपट्टनम कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक में जो है कावेरीपट्टनम के नाम से सुने होंगे, कावेरीपट्टनम उसके नाम से जाना जाता है, जिसका नाम पुहार था, ये हम पढ़ चुके थे। और याद रखिएगा, पुहार की स्थापना की थी, कौन किया था, करिकाल ने। इसने संपूर्ण जो है तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला जो है कहा गया है। करिकाल को देखिए जले हुए पैरों को कहा गया, जले हुए पैरों को, जिसे करिकाल का अर्थ है। करिकाल का अर्थ भी कहिए या करिकाल का मतलब होता है कि जले हुए पैर वाला। याद रखिएगा, करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा गया क्योंकि इसका अर्थ होता है करिकाल का। और एक बात जान लीजिए, इसने जो है वनीन नामक स्थान पर जो है वेल्लरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर जो है प्रसिद्धि प्राप्त की थी। सोचिए 11 शासकों को जो है 11 शासकों का संयुक्त सेना को ये पराजित किया था। बाप रे, सोचिए करिकाल का नाम, इसलिए नाम नहीं पड़ा इसको, प्रसिद्धि प्राप्त थी, समझ। आगे बात करते हैं ग्रेट अग्निकूट जिसे कल्ला नाई करिकल द्वारा बनाया गया था। तो आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि कल्ला नाई जो पढ़ रहे हैं, जिसे ग्रेट अनिकुट कहते हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया, तो करिकाल द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, करिकाल द्वारा बनाया गया, जो विश्व की सबसे प्राचीन जलमोड़ कहिए या पानी नियामक संरचना में से एक माना जाता है। थोड़ा सा मैंने बताना भूल गया, शुरू में मैंने बोला था कि करिकाल जो था उरायूर में राजधानी बनाई थी चोल साम्राज्य का। तो हाँ, ये बात है कि शुरू में जो है पुहार का जो देख रहे हैं राजधानी की स्थापना, पुहार की स्थापना किया था, ठीक है, तटीय राजधानी का। ये तटीय राजधानी है, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि चोल की जो तटीय राजधानी कौन सी है, तो पुहार है, जो कि करिकाल ने किया था। और बाद में अगर पूछे उरैरू क्या है, तो करिकाल के ही द्वारा बनाया गया था चोल साम्राज्य का राजधानी, जो कि पूरा संपूर्ण काम करता है, वो ये तटीय राजधानी थी, याद रखिएगा। ये कंफ्यूजन दूर कर दिया मैंने, क्योंकि आपको जरूर होता है कंफ्यूजन। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था। तो पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया, तो पल्लव ने किया। किसने किया, पल्लवों ने किया था, पल्लव ने किया। अब चलिए जानते हैं और जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक कौन था, नरसिंह वर्मन। तो जान लीजिए, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को जो है क्या किया था, परास्त कर चालुक्य को पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित होने पर विवश कर दिया, समझ गए।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा दिया, तो इसका मतलब थोड़ी कि पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला नहीं है, हराने वाला है। तो पल्लव शासक, पल्लव का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो था वो पुलकेशिन द्वितीय को जो है परास्त कर याद रखिएगा, चालुक्य वंश का ही था ना पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य को याद रखिएगा पश्चिमी भारत की ओर जो है विस्थापित होने पर विवश कर दिया था कि पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित हो। सोचिए, लौटना पड़ गया था एक तरह से, समझ गए, लौटना ही है, पड़ गया नरसिंह वर्मन के कारण। नरसिंह वर्मन का बात करते हैं, इतने शक्तिशाली बात करते हैं जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। इसका समय काल भी तो होगा, कब से कब तक रहा, तो ये 630 से लेकर 668 ईस्वी तक रहा था, जान लीजिए। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नरसिंह वर्मन ने जो है चालुक्यों की राजधानी जो है बतापी पर जो है अधिकार कर लिया। मतलब देखिए, अब पुलकेशिन द्वितीय महान शासक था, अब उसे हरा दिया, परास्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं कब्जा तो करेगा। तो चालुक्य का जो एक राजधानी थी बतापी, उस पर जो है नरसिंह वर्मन ने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं इस विजय के उपलक्ष्य पर, या इस विजय के उपलक्ष्य, अब उपाधि तो लेगा है ना, लेगा ही, जरूर लेगा नरसिंह वर्मन ने। तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया कि विजय के उपलक्ष्य पर जब बतावी को जीत लिया, राजधानी को जीत लिया, तो इसके उपलक्ष्य पे उसने क्या किया, किसी नरसिंह वर्मन ने बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो पूछता है कि बतापी कोंडा की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था। क्यों बतापी कोंडा की उपाधि धारण की? क्योंकि बतापी को जीत लिया था। किससे जीता था? तो पुलकेशिन द्वितीय से जीत लिया था, मतलब चालुक्य वंश से जीत लिया था, और चालुक्य वंश का राजधानी था, उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, क्लियर। 16वें प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए बतापी था, ये आप जानते हैं, जो कि जिसे जीता था कौन? नरसिंह वर्मन ने। अब बतापी कोंडा जो है उपाधि भी लिया था। चलिए अब बात करते हैं, तो देखिए छठी और 7वीं शताब्दी की बात करते हैं। 6ठी से 7वीं शताब्दी में जो है बीजापुर जिले में स्थित बतापी नामक प्राचीन नगर चालुक्य की जो है राजधानी थी। अब बात करते हैं, जो बतावी सुन लिए, बीजापुर सुन लिए, वो है कहाँ वर्तमान में, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 6ठी से शताब्दी से ईसा पूर्व में तो हम जान गए भाई कि बतापी जो थी चालुक्य वंश की राजधानी थी, ये हम जान गए। लेकिन जो आप देख रहे हैं बीजापुर जिले में स्थित है, बीजापुर जिले में जो स्थित है बतापी, वो याद रखिए बीजापुर है कहाँ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक से संबंधित है, मतलब कर्नाटक क्षेत्र में थे बतापी, याद रखिएगा, ये जान गए। तो बतापी मतलब जो जगह था, जो कि चालुक्य का राजधानी था, तो कर्नाटक क्षेत्र के थे, ये जान लीजिए। तो बीजापुर जो कि कर्नाटक जिले में है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और बतापी को आधुनिक में क्या कहा जाता है? बादामी कहा जाता है। तो अभी जहां बादामी का नाम सुनते हैं, उसी का नाम था बतापी, और जहां पे चालुक्य का शासन था। क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बतापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक अगर संस्थापक पूछे या स्थापना करने वाले राजा का नाम पूछे तो पुलकेशिन प्रथम था। देखिए पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, दो ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। तो पुलकेशिन प्रथम था। या इसका अगर पूछे पुलकेशिन प्रथम का अगर पूछे, यहाँ पे देखिए पुलकेशिन प्रथम का अगर पूछे कि सत्ता जो है कब से कब तक रहा, मतलब कब से कब तक बैठा रहा गद्दी पे, तो याद रखिएगा 535 से लेके 567 ईस्वी तक बैठा रहा। मतलब 535 से लेके 567 ईस्वी तक गद्दी पे बैठा रहा। कौन? पुलकेशिन प्रथम ने। पुलकेशिन प्रथम ने, याद रखिएगा। उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो ये बनेगा कीर्तिवर्मन प्रथम बनेगा। तो कीर्तिवर्मन प्रथम जो बनेगा वो कब से कब तक गद्दी पे बैठे रहेगा? तो ये भी 567 से लेके, याद रखिएगा, 597 ईस्वी तक जो है गद्दी पे बैठेगा। मतलब 567 से लेके 597 ईस्वी तक गद्दी पे बैठेगा। कौन? कीर्तिवर्मन, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। ये भी कीर्तिवर्मन प्रथम ने जो है 2 उपाधि धारण की, बहुत इंपॉर्टेंट धारण है, उपाधि लिया था, जो कि इसमें आप देख रहे हैं पुरन पराक्रम जो है उपाधि लिया था। कौन लिया था? चालुक्य वंश का कीर्तिवर्मन प्रथम ने लिया था। और ये एक और उपाधि लिया जिसके सत्याश्रय था। सत्याश्रय की उपाधि कौन लिया था? सिर्फ सत्याश्रय की उपाधि कौन लिया था? तो कीर्तिवर्मन ने लिया था। याद रखिएगा, ये उपाधि धारण की थी। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात? 17वां प्रश्न की बात करते हैं। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? बताइएगा, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। अब चलिए जानते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो चलिए, तो सुनिए, राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल वंश का जो है चरमो उत्कर्ष का काल था। मतलब चरमो उत्कर्ष का काल माना जाता है चोल वंश का।
समझ गए, राजेंद्र प्रथम के समय, जो कि अगर देखा जाए काल देखा जाए तो 1014 ईस्वी का काल बताया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये देखिए कहीं-कहीं राजेंद्र प्रथम का सत्ता भी ऊपर पढ़े 1012 से लेके 1000 जो है 44 तक था, ये है ना, पढ़े थे ऊपर का काल। अगर बात बात करें तो चोल वंश का चरमोत्कर्ष का काल था, चरमोत्कर्ष पे था बाबू, एकदम हाई लेवल पे था, समझ गए। तो यह जो था यह मतलब राजेंद्र प्रथम, यह 1014 ईस्वी चोल राज्य सिंहासन पर बैठा। उत्तराधिकारी चुन लिए जाते थे पहले, मतलब पिता के रहते हुए, तो उस समय का बात होता है और लास्ट में ये गद्दी पे बैठने की बात कर रहा है, तो 1014 दिया है, तो सही दिया है एनसीईआरटी, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसकी उपलब्धियों के विषय में अगर जानकारी चाहिए, अगर जानकारी बात करें तो एक ध्यान रखिएगा, अभिलेख में मिलता है। कौन अभिलेख? तो देखिए तिरुवालंगाडु, लंगाडु है, एवं कंदराई अभिलेख से मिलता है जानकारी। तो 2 अभिलेख है उसमें मिलता है, जिसमें आप एक अभिलेख यहाँ पे देख लीजिए, करंदाई अभिलेख है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख में मिलता है राजेंद्र प्रथम के बारे में। उपलब्ध लंगाडु बोला जाता है, शब्द है, साउथ का है, लैंग्वेज है, आप अपने ढंग से भी उच्चारण कर सकते हैं। ये नहीं, अगर मेरी आवाज पसंद आए तो रखिएगा, नहीं म्यूट कर सकते कोई नहीं। तो याद रखिए तिरुवालंगाडु जो है एवं करदाई अभिलेख से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। किसके बारे में? राजेंद्र प्रथम के बारे में। आगे बात करते हैं, तो आगे है बंगाल की खाड़ी में जो है चोलों की शक्तिशाली नौसेना के प्रभुत्व के कारण इसे चोलों का जो है, चोलों का या चोलों की झील कहा जाता है। तो चोलों का झील कहिए या चोलों की झील कहिए, ये कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चोलों की शक्तिशाली नौसेना का प्रभुत्व था, सत्ता था, कब्जा था, ये जान गए। तो जान लीजिए 18वां प्रश्न है कि शिल्पाधिकारम के लेखक था, कौन था लेखक भाई, कौन थे लेखक? तो ऑप्शन नंबर ए इलंगो थे। कौन थे? इलंगो। अब इलंगो थे तो चलिए जानते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि प्रेम कथा पर आधारित है, महाकाव्य है, प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। इसका लेखक जो है कौन है? इलंगो आदिगल, पूरा नाम है इलंगो आदिगल था। अब ये पूछता है कि इलंगो आदिगल ने क्या लिखा भाई, तो ये देखा शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम क्या है? तो महाकाव्य है। ये किस पे आधारित है? तो प्रेम कथा पे आधारित है। क्लियर हो गए। अब भाषा भी होगा, तो ध्यान रखिएगा, तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। अब महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है, तो कौन है? तो शिल्पाधिकारम है। ये क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शिल्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी। किसकी कहानी? नुपुर की कहानी। ठीक है, यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो कि तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, ये जान लीजिए। और संगम साहित्य का तो भाई इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, इसका जो लेखक हैं चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। सोचिए, करिकाल का पौत्र था, जिसका नाम क्या है बताइए? तो इंग्लो आदिगल नाम है, ठीक है। कोवलन, कोवलन और कनगी, ठीक है, कनगी, कोवलन और कनगी इस महाकाव्य के क्रमशः नायक और नायिका हैं। संगम युग में लिखा गया है शिल्पाधिकारम, जो कि चोल नरेश जो है करिकाल का जो पौत्र लिखे हैं, जिनका नाम इलंगो आदिगल है, समझ गए। और इसके 2 नायक हैं, जो कि कोलवन और कनगी हैं, नायक और नायिका हैं, याद रखिएगा। और इस महाकाव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। और इस भाग में जो है चोल, पांड्या और चेर, ये तीनों का वर्णन है, तीनों के राज्य के भी वर्णन आपको इसमें मिलेगा, समझ गए। ये बात हुई। अब बात और जान लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 भाग में जो बांटा गया है उसका नाम आपसे पूछेगा, तो क्या बताइएगा? तो देखिए, एक का है पुहार, देखिए इसमें आप पे डिपेंड करता है कि उच्चारण कैसे करेंगे, ठीक है। पुहार कक्काडम भी बोला जाता है, कक्काडम, ठीक है। और एक है मदुरई कक्काडम, याद रखिएगा। बिंदु को आप नहीं भी बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद करने से, एग्जाम करेक्ट करने से मतलब है। तमिल भाषा सीखे हुए तो उनके लिए तो आसान है, ठीक है। तो क्षेत्रीय लैंग्वेज है। पुहार कक्काडम और मदुरई कक्काडम और वंजी कक्काडम जो है 3 भागों में जो है विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है, ये आप समझ गए। तो आपसे पूछेगा कि ये महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम है कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भाग में। कैसे? तो पुहार कक्काडम, मदुरई कक्काडम और वंजी कक्काडम में विभक्त है। और इसमें चोल, पांड्या और चेर राज्यों का वर्णन मिलता है।
19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है। ये आप जानते हैं दिलवाड़ा मंदिर। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। दिलवाड़ा मंदिर जो है 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा जो मंदिर बना है वो 5 मंदिर का एक समूह को कहा गया है दिलवाड़ा मंदिर। ये जान लीजिए, बना हुआ है। माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ? सिरोही, राजस्थान में। राजस्थान का सिरोही जगह है, वहां पे माउंट आबू है, वहां पे बनाया गया है। 5 मंदिरों का एक समूह है, याद रखिएगा। इन मंदिरों का लगभग जो है 48 स्तंभ है। कितने? 48 स्तंभ है, समझ के। अब 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई है। नृत्यांगना मतलब डांस करने वाली जो महिलाएं हैं या डांस करते हैं, उन लोगों का जो है बना हुआ है 48 स्तंभों में, याद रखिएगा। आकृति बनी हुई है, चित्र बनी हुई है। इन मंदिरों का निर्माण जो है चालुक्य शासक, कौन? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत, याद रखिए। चालुक्य शासक जो थे, भीमदेव प्रथम थे, उनके सामंत थे बिमल शाह ने जो है करवाया था। कौन करवाया था? बिमल शाह ने करवाया था, याद रखिए, बिमल शाह ने करवाया था। तो अब बात करते हैं चालुक्य, जो आप यहाँ पे नाम सुने भीमदेव प्रथम, इनका समय काल कब है? तो याद रखिएगा 1022 से लेके 1069 तक, ठीक है, 69 है ना, याद रखिएगा। ये हो गए। इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जो 5 मंदिरों का एक समूह है, दिलवाड़ा जो मंदिर है उसमें 5 मंदिरों का समूह है ना। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो 5 में से विमल वशी मंदिर है। विमल वशी मंदिर है जो कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है, समझ गए। तो विमल वशी मंदिर जो है 5 में से एक, जो विमल वशी मंदिर है, वो बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव हैं उनको समर्पित किया गया। एक जो जैन मंदिर है, याद रखिएगा, 5 में से एक जो है वो जैन मंदिर का है, इसलिए सबसे ज्यादा जाना भी जाता है उसी के नाम से, जैन मंदिर के नाम से। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध उत्तर मेरु शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित था? बड़े प्रांतक प्रथम के से संबंधित है उत्तर मेरु शिलालेख। ये आप जान गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए जानते हैं। अब जैसे देखिए, उत्तर मेरु शिलालेख का नाम सुने हैं, शिलालेख, याद रखिए। उत्तर मेरु शिलालेख से चूल शासक प्रांतक प्रथम के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो प्रांतक प्रथम की जानकारी कहाँ से मिलती है, जो कि बता सकते हैं? तो उत्तर मेरु शिलालेख से मिलती है। प्रांतक प्रथम क्या था? तो एक चोल शासक है, आप जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। चोल शासक जो है प्रांतक ने जो है पांड्या शासक से मदुरई जीतकर मदुरई गोंड की उपाधि धारण की थी। तो आपसे ये पूछेगा कि प्रांतक प्रथम जो है चोल शासक था, चोल शासक ने क्या किया, कौन सी उपाधि ली प्रांतक ने? तो वो मदुरई कोंड की उपाधि ली। चोल शासक प्रांतक है वो लिया था मदुरई कोंड का। क्यों मदुरई कोंड का उपाधि लिया? पांड्या के शासक से मदुरई को जीत लिया था, इसलिए लिया था। क्या लीजिए, प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरु लेख से चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। देखिए, इसमें प्रश्न है गद्या। गद्या था क्या? गद्या से लग रहा है गधा बोल रहा है ना। गद्या था क्या? तो याद रखिएगा, सिक्का है था। गद्या जो था वो सिक्का था। अब गद्या सिक्का चलवाया कौन था, ये बात इंपॉर्टेंट है, चलिए जानते हैं। देखिए, गद्या या गद्या, याद रखिए, गद्या नामक भारतीय सिक्के जो हैं लगभग 530 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक जो है राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव सहित गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उभरे कई पश्चिमी भारतीय राज्यों द्वारा उपयोग में थे। याद रखिएगा, चालुक्यों के काल में इन्हें गड्ढा पैसे भी कहा जाता था। जैसे गुप्त साम्राज्य का जो पतन जब हो रहा था, पतन अंत हो रहा था, उसके बाद कई राज्य उभरे तो कौन? राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव, ये सब जो है चलाए थे। याद रखिएगा, गद्या सिक्के जो चलाए थे ये इन लोग के राज्य में चला था। ये सिक्के उस समय के सिक्के को कहा जाता था, ये भी जान लीजिए। और पश्चिमी भारतीय राज्यों द्वारा उपयोग करते थे, तो पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में ही थे इन लोग और ये करते थे। अब चालुक्य के जो काल में इन्हें गड्ढा पैसा भी कहा जाता था। चलिए, 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विदेशी यात्री है और भारत भ्रमण वर्ष है, बताइएगा। सोचिए, वर्ष से पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसमें फाहियान की बात करें तो 399 से 414 ईस्वी माना जाता है, मतलब 399 से लेके 414 ईस्वी माना जाता है, ये सही है। हेंगसांग का अगर बात करें तो हेंगसांग का भी 629 से लेके 645 माना जाता है, मतलब 45 तक माना जाता है हेंगसांग का।
अब देखिए इतिशंग, इतिशंग की बात करें तो इसका जो है गलत है। इतिशंग का जो है जो 679 दे रहा है, 679 से 695 दे रहा है, ये गलत है। 673 से था, मतलब 73 से लेके 85 तक था, 685 तक था, क्योंकि यहाँ पे गलत है, ठीक है? तो यही गलत है, तो आप चलिए इसमें बता देते हैं, तो ये जो है गलत है और यही सही होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं, क्लियर हो गया? अब अल-मशहूरी की बात करें तो ये तो सही है, ठीक है? याद रखिएगा 957 ईस्वी सही है। चलिए आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न मंदिरों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से जो है सही उत्तर चुनना है। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए आगे बृहदेश्वर मंदिर का समय काल लिख लीजिए। तो याद रखिएगा 1003 से लेके 1010 ईस्वी माना जाता है, मतलब 1010 माना जाता है, ये जान गए। चलिए आगे चलते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, पुरम मंदिर जो है ये कब बना था? 1025 की बात करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गए। और सुनिए महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो है आप देख रहे हैं यहाँ तीसरे नंबर पे, इसका अगर बात करें स्थापना की बात करें तो 700 से लेकर 728 ईस्वी माना गया है, ये आप जान गए। और अब सप्त पैगोड़ा की बात करें तो ये 7वीं शताब्दी की बात होती है, ठीक है? 7वीं शताब्दी मतलब 600 के लमसम मानी जाती है, ठीक है? उससे भी कम माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो 7वीं सदी की बात हो रही है। तो अब बात करते हैं कि 7वीं सदी, तो सबसे पहले किसका होता है? सप्त पैगोडा का। तो सप्त पैगोडा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये होगा, नंबर 1 पे ये आएगा, मतलब चौथे नंबर पे आएगा, सबसे पहले ये होगा, 7वीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है तीसरा, क्योंकि 700 से लगभग 728 की बात करते हैं। 7वीं सदी मतलब 600 के लमसम माना जाता है, 600 के लमसम माना जाता है, याद रखिएगा। और 700 और 728 की बात करें तो दूसरे नंबर पे होगा, ठीक है? ये जान गए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा 4। अब बात करते हैं, ठीक है? 1025 है तो क्या ये आएगा? नहीं, ये सबसे अंत में आएगा, क्योंकि 1025 मतलब 1025 में बना है, तो ये इधर हुआ। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर पहले बना है, तो ये आपका तीसरे नंबर पे होगा। तो 4 3 1 2 इसका डेट के हिसाब से जो है डी आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, ठीक है? बृहदेश्वर मंदिर का समय जो मध्य बना था कब? इतने में। और गैंग गोंड चोलपुरम मंदिर बना था 1025 में, और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो है 700 से लेकर 728 में बना था। सप्त पैगोडा की बात करें तो 7वीं सदी की बात हो रही है, मतलब 600 के लमसम। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर की बात करें, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की जो है अद्वितीय विशेषता जो है ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? बताइएगा, ग्राम स्वायत्तता की विकास थी, बता सकते हैं? तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चोल वंश में ग्राम एक सभा होती थी, ग्राम सभा में एक स्वतंत्र रूप से आप शासन कर सकते हैं, स्वयं वहां का देखरेख करता था, एक सभा होती थी, उसमें समिति में एक अध्यक्ष बनते थे, उस तरह से बनाया गया था, जो कि स्वतंत्र थे, ऐसा नहीं कि दबाव था, ठीक है? तो चोल ये व्यवस्था किए थे, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं, जान लीजिए और फास्ट करेंगे, क्योंकि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था, ठीक है? चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता यही थी कि स्थानीय स्वशासन है, मतलब ठीक है, जिनमें ग्राम जो स्वायत्तता थी वो प्रमुख थी, ग्राम, ठीक है? अब बात करते हैं ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे, याद रखिए। ग्राम जो स्वशासन होती थी, ग्राम कहीं अंडर आता था, वहां कहीं जो है केस मुकदमा जो कि ये लड़ाई फाइट जो कहिए सब ग्राम वाले ही करेंगे, वो आपको व्यवस्था जो है आपको उसी के तहत किया जाएगा, स्वतंत्र रूप से मुक्त है, आपको कोई प्रेशर नहीं है राजा के तरफ से, ये था। ग्राम का प्रशासन जो है ग्रामवासी स्वयं करते थे, ये दम बात है, ग्रामवासी स्वयं करते थे, इसमें राजा या कुछ मतलब नहीं है। ग्राम सभा के सदस्य को जो है पेरू मक्कल कहा जाता था। तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते थे, जो बनते थे, वो पेरू मक्कल होते थे। इसमें राज्य तो देखिए राज्य तंत्र था, लेकिन इसमें आपको स्वतंत्र रूप से रखा गया था ग्रामवासियों को, जो स्थानीय जो क्षेत्र थे, ठीक है? ग्राम को जो है 30 भागों में जो है विभाजित कर दिया जाता था, 30 भागों में विभाजित कर दिया जाता था, याद रखिएगा चोल समय में। और ग्राम सभा में एक निश्चित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को चुना जाता था। ग्राम को 30 भागों में विभाजित कर देती थी और ग्राम सभा में एक निश्चित योग्यता रखते थे और रखने वाले व्यक्ति को चुना जाता था। 25 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 25 क्वेश्चन है कि
गैंगकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? बताइएगा किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने की थी। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मंदिर भी बना है, ठीक है, उपाधि भी है ये। तो चलिए जानते हैं। अब सुनिए, गैंगकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल प्रथम की राजधानी थी। समझ गए? राजेंद्र चोल प्रथम की राजधानी थी। इसने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा, गैंगकोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गैंगकोंड की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। तथा गैंगकोंड चोलपुरम नामक जो है नगर बसाया था, याद रखिएगा। राजेंद्र चोल ने गैंगकोंड चोलपुरम में जो है 1025 में, मतलब 25 में, इसमें में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जो कि गैंगकोंड चोलपुरम मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो वो थी, याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आंसर जो है आपका सी और डी दोनों है, याद रखिएगा, सी और डी दोनों आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो गया है, देख लीजिए। देखिए, नाना देशी ये भी जो है विदेशी व्यापारी है, याद रखिएगा, संस्था है। और मनीग्राम ये भी जो है आपका संबंध रखता है। ऐसे आपको दोनों से एक ही देगा, ध्यान रखना है। अब चलिए बताते हैं, 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मनीग्राम और नाना देशी प्रसिद्ध संघ थे। क्या थे? मनीग्राम और नाना देशी जो है प्रसिद्ध संघ थे। ये संघ जो है प्रायद्वीप भारत के भीतर और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। ये दोनों जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, मनीग्राम और नाना देशी। ये क्या होते थे कि प्रायद्वीप भारत के भीतर और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ जो है बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। चीन के साथ कहिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ कहिए, और भारत प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के भीतर ही होता था, याद रखिएगा। तो ये सब होते थे, और चीन के साथ भी बड़े पैमाने पर होते थे। इसके अतिरिक्त क्या होता था कि इसके अतिरिक्त जो है चेट्टियार और मारवाड़ी जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रमुख व्यापारिक समूह बन गए। आप अच्छे से जानते हैं, नाम सुने होंगे भाई कि चेटियार का नाम सुने, मारवाड़ी का नाम सुने, जो कि अभी भी इनका नाम बहुत है। मारवाड़ी का नाम तो अभी भी फेमस है व्यापारी के क्षेत्र में, है ना। चलिएगा, अब 27वां प्रश्न की बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, अब जानते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि शैव संतों के लेखन के किस संग्रह को पांचवी वेद भी समझा जाता है? बताइएगा, शैव संतों के लेखन के किस संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है? तो वो समझा जाता है ऑप्शन नंबर डी, तिरुमुरी को समझा जाता है। अब चलिए जानते हैं। तो एक बात जान लीजिए, तिरुमुरी 6वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है तमिल भाषा में रचित शिव की स्तुति में जो है गीतों और भजनों का 12 खंडों का संग्रह है। रचना की बात करते हैं, ठीक है। इसकी रचना की बात करें तो 63 जो है नए नार संतों ने की थी। कितने संतों ने किए थे? 63 नए नारों ने किए थे, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, 11वीं शताब्दी में इसका मिलान जो है किया गया था। सोचिए, 6ठी शताब्दी की अगर बात करें तो उस समय हो रहा था, उसके बाद 11वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ, इसका जो है मिलान किया गया था। बाद में इसे तमिल शैव सिद्धांत के धर्म ग्रंथ संग्रह का एक हिस्सा बना दिया गया। समझ गए? 11वीं शताब्दी में, जो कि एक अखिल भारतीय तंत्रिका परंपरा का एक विशिष्ट भक्ति का ये उन्मुख संप्रदाय था। ठीक है, एक विशिष्ट भक्ति उन्मुख संप्रदाय था। आगे बात करते हैं, तो पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। क्या था? तो डी, तमलुक। क्या है? तामलुक। ये जानते हैं, थोड़ा फास्ट जानते हैं। तो सुनिए, पूर्वी भारत में जो है प्रमुख भारतीय रोम व्यापारिक स्थान जो है वो ताम्लुक था। ताम्लुक था। इसके प्राचीन भारत में जो है ताम्रलिपित के नाम से भी जाना जाता था। तो ये प्राचीन भारत में, अगर बात करें भारत में, तो ताम्रलिपित के नाम से जाना जाता था वो स्थान को। जब व्यापारिक स्थान होते थे, भारत और रोम का व्यापारिक जो स्थान होते थे, जो ताम्रलिपित के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, और ये जो अभी जाना जाता है ताम्लुक, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यह जो है जो आप देख रहे हैं ताम्लुक, यह संपन्न व्यापारिक बंदरगाह था। क्या था? संपूर्ण, याद रखिएगा, या संपन्न, अच्छा, साफ सुथरा, बढ़िया से व्यापार के मामले में बहुत अच्छा था।
तो संपन्न व्यापारिक बंदरगाह था, जो दक्षिण व दक्षिण पूर्व के जो है मौर्य व्यापारिक मार्गों के लिए निकास बिंदु के रूप में जो है कार्य करता था। यहाँ पे 29वां प्रश्न है कि उदय जीरल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेर वंश से संबंधित था। और याद रखिएगा कि चेर वंश का संस्थापक कौन था? तो उथियान चेर लाथन था। याद किया, चेर लाथन नाम ही है। तो आपसे पूछेगा चेर वंश का संस्थापक, तो उथियान चेर लाथन है। और बात करते हैं, इसी को कहा गया है, चेर लाथन को ही उदय जेरल कहा गया है, उदयन जेरल भी कहा गया है। याद रखिएगा, नाम से जानते हैं इसको, इसी को नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ दे चेर वंश का संस्थापक, तो उदय जेरल भी बोल दिए, उदयन जेरल भी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेरों का राजधानी अगर बात करें, तो चेरों का राजधानी जो था बज्जी थी। कहाँ थी? बज्जी राजधानी था चेरों का। पूछेगा कि चेर राजाओं में सबसे महान शासक जो था सेनगु टवन था। याद किया, टवन था, डबल टा है, याद रखिएगा, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। तो सेनगु टवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, ये महान शासक था, ये भी जान सकते हैं। 30वां प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो ऑप्शन नंबर बी, चेर ने किए। किसने किए? चेर ने किए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ जो है आरंभ हुआ था। समझ गए? रोमन साम्राज्य के साथ अगर बात करें, रोमन साम्राज्य के अगर बात करें, भारत के व्यापारिक संबंधों की बात करें, तो संगम काल में जो चेर होते थे उनके साथ ये आरंभ किए थे। ठीक है। अरिकामेडू, ये जो बंदरगाह था, याद रखिए, बहुत फेमस था। अरिकामेडू से जो है अनेक रोमन वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, रोमन वस्तुएं अरिकामेडू से ज्यादा प्राप्त हुए हैं। ये बंदरगाह अभी भी है, ये जानते हैं हम। 31वां प्रश्न की बात करें, तो 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट, 72 व्यापारी याद किया चीन में भेजे गए थे। किसके कार्यकाल में भेजा गया था? तो ये आप जानते हैं, कुलोतुंग प्रथम के समय में भेजा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इसके बारे में, है ना, और पढ़े थे हम कुलोतुंग के बारे में। तो चोल शासक था, कौन था? कुलोतुंग प्रथम जो था चोल शासक था। याद रखिएगा, चोल शासक था। और चोल शासक की अगर बात करें, तो चोल शासक कुलोतुंग जो प्रथम था के शासन काल में, याद रखिएगा, 1077 की बात करते हैं। 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल जो है चीन भेजा था। यही चर्चा थी। चलिए आगे बात करते हैं, 32वां प्रश्न की बात करते हैं। तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल जो है किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ये जो है बी जो है तमिल भाषा में है। अब चलिए जानते हैं। तो कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। तो कुरल जो है तमिल साहित्य का बात करते हैं, तो तमिल साहित्य का बाइबल समझा जाता है कुरल को, याद रखिएगा, या लघु वेद कहा जाता है। ठीक है, दो नाम याद रखिएगा कि बाइबल या लघु वेद किसे कहा जाता है तमिल साहित्य में? तो तमिल साहित्य में कुरल को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे जो है याद रखिए मुपाल भी कहा जाता है। किसे? कुरल को। कुरल को क्या कहा जाता है? मुपाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि, ठीक है, तिरुवल्लुवर ने की थी। तिरुवल्लुवर जो हैं वो किए थे कुरल तमिल साहित्य की रचना, याद रखिए, जिसे बाइबल या लघु वेद कहा जाता है। इसे मुपाल के नाम से भी जानते हैं, मुपाल के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर के ब्रह्म के अवतार माने जाते थे। तो ब्रह्म के अवतार माने जाते थे, तिरुवल्लुवर जो थे ब्रह्म के अवतार माने जाते थे अनुश्रुतियों के अनुसार, याद रखिएगा। बस इतना ही जान लीजिए, आगे चलें। बात करते हैं 33वां प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का जो है आर्यकरण किया है, उन्हें आर्य बनाया है? बताइएगा किसने? तो ऑप्शन नंबर बी, अगस्त का नाम आता है, अगस्त्य का नाम आता है, अगस्त्य ऐसे बोला जाता है इनको, अगस्त्य ने किया था। अब चलिए जानते हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जो है महर्षि अगस्त को दिया जाता है। अगस्त्य या अगस्त्या बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। कौन? महर्षि अगस्त्य। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है, मतलब तमिल साहित्य के रूप में जाना जाता है। ये इस भाषा में मैंने अपने मन से भी जाना जाता है, ये भी बोल दिया तो कोई गलत नहीं बोल दिया। देखिए 34वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काला अनुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए
से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोचिए बहुत हार्ड क्वेश्चन। अब इसके बारे में जानना होगा कि कौन थे, कौन शासक कब थे, ये जानना है तो जानिए। तो 600 याद किया 630 से लेके 600 से लेके 630 माना गया है, ठीक है? क्लियर, आगे जान गए। आगे बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन का। तो नरसिंह वर्मन की अगर बात करें तो इनका जो है 630 से लेके माना गया है 668 मतलब 668 जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये अब जान गए। आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि देखिए ये हो गया पहला आपका, फिर दूसरे नंबर पे ये हो जाएंगे, तो चौथा और दूसरा ये होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं। आप बताइए अब किनका होगा? तो देखिए ये जो ऊपर देख रहे हैं इनका डेट काल आपको याद रखना होगा। तो इनका डेट लगभग जो है 600, याद रखिएगा 670 से 700 माना जाता है, ठीक है? यह ध्यान रखना है। और नंदी वर्मन की बात करते हैं तो इनका जो है 631 से लेके 695 माना जाता है, आई जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? महेंद्र वर्मन का अगर समय काल पूछे 630, नरसिंह वर्मन की बात करें तो 630 से लेके 668, याद रखिए 68। और परमेश्वर वर्मन की बात करें, प्रथम की बात करें तो ये भी 670 से 670 से लेके 700 के बीच माना गया। और नंदी वर्मन द्वितीय की बात करें 731 से 795। चलिएगा 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 35 क्वेश्चन नंबर है कि सूची वन सूची 2 को सुमरित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये बताइए क्या होगा आंसर? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो होगा, याद रखिएगा कि सही कूट करने के लिए हमको यहाँ पे गुप्त का बात करते हैं, तो गुप्त की बात करें तो देवगढ़ याद रखिएगा, संबंध रखते हैं, याद रखेंगे। चंदेल की अगर बात करें तो चंदेल का खजुराहो रखते हैं। चालुक्य का तो आप बादामी का नाम सुने होंगे, बादामी चालुक्य जिसे बताबी, है ना? अब पल्लव की बात करें तो पल्लव जो है पनमेला, यही जो है आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे जानते हैं, देख लीजिए आप, और ये अंतिम है और खत्म हो गया। तो गुप्त का बात करें देवगढ़ है, चंदेला जो संबंध रखते हैं खजुराहो से, चालुक्य जो है बादामी से, और पल्लव जो रखते हैं पनमेला से। तो ये क्लियर हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आपका जो है संगम साहित्य, संगम युग कहिए, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आएगा जो है 2 टॉपिक और बचे हैं, 11 अध्याय तक है जो कि खत्म हो जाएगा। फिर हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आएगा, तो मेडिवल हिस्ट्री भी चलेगा, फिर उसके बाद मैं पॉलिटिकल चलाऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें, और नया साल अच्छे से एंजॉय करते रहें, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। आपके लिए हमेशा मैं तैयार हूँ।